मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, आज की दुनिया में अपराध को देखते हुए ये पता चल गया है कि इसका आंकड़ा कम होने की बजाय और भी बढ़ता जा रहा है। समय तो ऐसा आ गया है कि आज हम अपने घर वालों के अलावा किसी रिश्तेदार पर भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अलर्ट रहकर, अवेयर रहकर हो सकता है कि हम किसी अपराध को होने से बचा लें। लेकिन जब भी कोई ऐसी वारदात होती है तो घबराहट और परिस्थिति के अनुसार कभी कभी हम ये तय नहीं कर पाते कि हम करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर FIR करानी चाहिए। लेकिन ये कैसे होती है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, FIR दर्ज कैसे कराई जाती है, इस बारे में और भी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको लॉ के क्षेत्र में करीब 35 साल का तजुर्बा है, जो अपने जीवन में कई पद पर कार्यरत रहे हैं, जैसे HOD, प्रोवोस्ट, डीन डायरेक्टर, प्रो वाइस चांसलर, चेयरमैन और इसके अलावा चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ स्टूडेंट यूनियन भी, जिनकी करीब 3 बुक भी पब्लिश हो चुकी हैं। और इसके साथ बात करें सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, आर्टिकल, पब्लिकेशंस या रिसर्च पेपर की, तो 20 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के प्रोफेसर डॉक्टर जहीरुद्दीन सर की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए सर का स्वागत करते हैं। डॉक्टर जहीरुद्दीन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद। जहीर सर, जब भी किसी तरह का अपराध होता है तो सबसे पहले FIR लिखी जाती है, लेकिन FIR का मतलब क्या होता है और FIR कितने दिनों के लिए वैध रहती है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे यहाँ जब कोई झगड़ा या लड़ाई होती है जी, तो उसके लिए जैसा कि हमारी गवर्नमेंट की गारंटी है या वो एश्योरेंस है, तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से 3 हिस्सों में इसे बांटा है। ओके। जैसे थाना, उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ और उसके बाद गवर्नमेंट खुद इटसेल्फ इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो अगर कोई झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होती है, तो पहला काम हर नागरिक का ये बनता है कि वो अपने पास के जो थाना एरिया है, वो जो थाना इंचार्ज है, वहाँ जाएं और जो भी झगड़ा हुआ है, जिन पार्टी के बीच में हुआ है, जाकर बताएं। उसके 2 तरीके हैं। ओके। या तो वो शिकायत अपने साथ लिख के ले जाएं या किसी से लिखवा करके ले जाएं, क्योंकि उनके मोहल्ले में या आसपास कोई ऐसा आदमी होगा जो ज्यादा जानकार होगा, ज्यादा होशियार होगा, तो वो उनकी मदद कर सकता है। और वो एक उस शिकायत को लिख करके थाना इंचार्ज के पास चले जाएं। ठीक है। या थाना इंचार्ज के पास जाकर के खुद बोल दें और कह दें, हाँ साहब, ये पॉइंट हम लिख के लाए। अब इसका प्रोसीजर ये है कि थाना इंचार्ज जो है वो दे देगा CC को। CC का मतलब होता है कांस्टेबल क्लर्क जी। कांस्टेबल क्लर्क उसको एज इट इज उतार लेगा जो आप लिख करके ले गए हैं। ठीक है। उसके बाद CC जो है वो उसे GD में नोट कर लेगा। GD होती है जनरल डायरी, जिसमें उसे एज इट इज वैसे का वैसे उतार लिया जाएगा। उसे उतारने के बाद फिर दिया जाता है उसे IO को। IO का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ऑफिसर इस केस को केस डायरी में उतारेगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 स्टेजेज आती हैं। या तो जो झगड़ा हुआ वो सही है तो वो चार्जशीट सबमिट कर देगा जी। अगर वो गलत है तो FIR जो है वो खारिज हो जाएगी, यानी कि नॉन एक्टिव FIR कहलाएगी। सर, बात करें लिखने की, तो FIR में क्या चीज लिखी जाती है? क्या उसका कोई फॉर्मेट होता है या एक ऐसे के फॉर्म में उसको लिखा? हाँ, देखिए, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा फॉर्मेट इसका कोई नहीं होता। ठीक है। लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए सास बहू में या देवर भाभी में या भाभी नंद में झगड़ा हो गया। ठीक है। जब FIR लिखाई जाती है उत्पीड़न की, तो उसमें ये लिखा जाता है दहेज की मांग थी। ओके। अब उस दहेज की मांग के लिए वो लड़की अपने नंद का, अपने नंदोई का, उसके भाई का, उसके बड़े बच्चों का, सबका नाम देने की कोशिश करती है, जो कि ये तरीका सही नहीं है। आप जरा दिमाग को ठंडा रखें और सोचें कि आपके साथ जुल्म किसने किया है।
जिन्होंने किया है उसी के नाम FIR में दें, नंबर 1। ओके। नंबर 2, झगड़ा किस वक्त हुआ, वो टाइम, किस जगह हुआ, क्या कोई वहाँ मौजूद था, उनके नाम गवाह के तौर पर FIR में लिखवा दें जाकर। मतलब एक आपको छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बात लिखी, वरना वकील उसी का फायदा उठाएगा अपोजिट पार्टी का, और उसका बेनिफिट डाउट उसको मिल जाएगा। ओके। बारीक से बारीक बात को ठंडे दिमाग से लिख करके उसे थाना इंचार्ज के पास ले जाए। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या सर्किल ऑफिसर चार्जशीट 19 डेज के अंदर जमा कर देता है जी। तो ठीक है, केस शुरू हो जाएगा। अगर 90 डेज में नहीं करता है तो उसकी बेल ग्रांट हो जाएगी। यानी मैक्सिमम टाइम 90 दिन का है। 90 दिन के अंदर वो चार्जशीट जमा करता नहीं करता तो बेल ग्रांट हो जाएगी। लेकिन बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं होता मुकदमा खत्म हो गया, मुकदमा अपनी जगह चलता रहेगा। जी सर। वहीं जैसे हम पुलिस के पास जाते हैं तो एक तरीका ये होता है कि हम उनसे जाके शिकायत कर रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह की परिस्थिति से हम गुजरे हैं, या फिर FIR लिखवा देते हैं या मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिकायत, FIR लिखवाना या मुकदमा दर्ज करवाना, इन तीनों में फर्क क्या होता है? देखिए, FIR जो होती वो उस इंसिडेंट की रिपोर्ट होती है। मुकदमा FIR को बेस बना करके चलता है। तीसरी होती कंप्लेन। कंप्लेन कभी थानेदार या पुलिस में नहीं दी जाती, वो दी जाती है कोर्ट में मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के लिए जिसने शिकायत करता है यानी कंप्लेनेंट है उसको बुलाएगा, जो उसके लिए गवाह है उनको बुलाएगा। लेकिन अब नया अमेंडमेंट हुआ है कि जिसके खिलाफ शिकायत है उसको भी बुलाया जाएगा। ये जो नया अमेंडमेंट अभी हुआ है इसमें ये बात जो है लिख दी गई है कि अपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ शिकायत है उसको भी बुलाया जाएगा। अगर बात साबित हो गई कि कंप्लेंट सही है जी, तो वहां से वो मुकदमा शुरू हो जाएगा, वरना उस कंप्लेंट को वहीं खारिज कर देगा। तो ये फर्क है तीनों चीजों में। ओके सर, क्या FIR लिखवाने के बाद हर मुजरिम को सेम तरीके से पनिशमेंट दी जाती है या उनके गुनाह के अनुसार उनको अलग अलग पनिशमेंट दी जाती है? देखिए, ऑफेंसेस जो है वो CRPC के अंदर डिफाइन कर दी गई हैं। तो IPC CRPC के हर सेक्शन का ध्यान रखा जाता है ऑफेंस के नेचर पर जी। किस टाइप की ऑफेंस है। अगर सिंपली मारपीट है, हाथ मार दिया या फ्रैक्चर भी नहीं हुआ और बस से ऊपर से खरोंच आ गई तो ज्यादा बड़ा वो जुर्म नहीं है। थाने में कोशिश ये की जाती है दोनों पार्टियों को बुला के समझा बुझा करके घर को वापस कर दिया जाए। लेकिन अगर सीवियर इंजरी है, बहुत ज्यादा इंजरी है, तो फिर जो कंप्लेनेंट है उसको डॉक्टरी मुआयने के लिए थाने भेजा जाता है। अगर महिला है तो उसे महिला हॉस्पिटल भेजा जाएगा, अगर पुरुष है तो पुरुष हॉस्पिटल भेजा जाएगा। इसके लिए मैं एक बात यहाँ और बता दूं कि गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न या बेइंसाफी ना हो, इसलिए महिला थाना अलग है। अच्छा। महिलाएं उस महिला थाने में जाकर के लिखवाएंगी और जहाँ पुरुष है वहाँ पुरुष लिखवाएंगे। लेकिन अगर महिला पुरुषों को थाने में जाती है कि पुरुष साथ हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा उसके लिए, अदरवाइज वो महिला थाने जा सकती है। मतलब एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि एक फीमेल अकेली जा रही है। हाँ, अकेली जाए, पहले जैसे इंसिडेंट होते अब उसके लिए महिला थाना अलग से बना दिया गया। ये तो काफी अच्छा किया गया। हाँ, ये बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से देखिए पूरी कोशिश कर रही है जी, लेकिन हम लोगों में जागरूकता नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सर। किसी बात को लेकर के एनी टॉलरेंस नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी। किसी छोटी सी बात को लेकर इतना ऊपर तक चला जाता है, थानेदार से जाकर कहते हैं इसे तो फांसी लगा दो अभी तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो थोड़ा सा टॉलरेंस रखें और होशो आवाज जिसे कहते हैं उसे कायम रखते हुए FIR दर्ज करें, क्योंकि फिर बाद में सैकड़ों बुराइयां आती हैं। ये बात है मोहल्ले की और उसकी सब होता है, पुलिस आई थी क्योंकि पुलिस को आना अब भी अच्छा नहीं समझा जाता, हालांकि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए आती है। डेफिनेटली सर। वहीं अगर किसी नगर की पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है तो उसका अगला स्टेप सामने वाले को क्या लेना चाहिए? कोई भी थानेदार मना करता है तो फौरन SSP के पास जाइए, उसको शिकायत कीजिए, वो फौरन FIR आपकी लॉन्च करेगा। तो क्या FIR लॉन्च करने के बाद वो थाने वाले जो पुलिस हैं वही आगे की कार्यवाही करेंगे या SSP? नहीं, वो इंस्ट्रक्शन देगा SSP पूरा कि आपने क्यों FIR नहीं, ये पूछेगा और FIR कॉपी देगा। अब जब SSP कहता है तो वो सब सीधे हो जाते हैं थाने के लोग। जी, ओके सर। वहीं जहीर सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आजकल की दुनिया डिजिटल है तो क्या अब ऑनलाइन FIR भी दर्ज की जा सकती है? जी हाँ, अब नए कानून के हिसाब से ऑनलाइन FIR दर्ज की जा सकती है। तो क्या प्रोसेस होगा उसका? प्रोसेस वही सिंपली, क्योंकि थाने का ईमेल ID या ईमेल नंबर होगा, उस पर आप फौरन ऑनलाइन FIR उसे कर दीजिए। आपने कर दी यही काफी हो, एक्सेप्ट की नहीं की, इससे कोई मतलब नहीं है। अब SSP के पास जाना जरूरी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि थानेदार हमारी FIR का हो सकता है कोई
कंप्यूटर का ऐसा स्विच दबा दे कि एफआईआर ही ना जाए, तो आप किसी पुलिस ऑफिसर को, एसएसपी को, एसपी सिटी को, किसको भी कर सकते ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का प्रोविजन अब अवेलेबल है। ओके सर, वहीं एफआईआर के बारे में जानने के दौरान मैंने एक टर्म के बारे में जाना था जिसका नाम था जीरो एफआईआर। तो ये जीरो एफआईआर क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है? जीरो एफआईआर ये होती है, मान लीजिए कोई ऑफेंस इगलास में हुआ, तो इगलास का थाना इंचार्ज उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एफआईआर दर्ज करने के लिए। ठीक है। आपने इगलास में नहीं कराई, आपने आगरा में जाके करा दी, तो वो एफआईआर जीरो होगी। अच्छा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, क्योंकि आपने गलत जगह करा दिया एफआईआर को। जहाँ ऑफेंस हुई है उसके अलावा आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा करके, दूसरी स्टेट में जाके करा दी। यानी जहाँ जुर्म हुआ है उसी जिले में, उसी एरिया में आपको करा दिया। इसलिए पहले ये पूछा जाता कि इस एरिया में कौन सा थाना लगता है, ये आम पब्लिक पूछती है। जी। उसका मतलब यही है कि उसी थाने में जाएंगे जिस एरिया में ऑफेंस हुई है। लेकिन सर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, जैसे आगरा का आपने एग्जाम्पल दिया, आगरा में रहने वाला व्यक्ति हो और उसके साथ इगलास में कोई इस तरह की घटना हो जाती है, हाँ, तो इगलास में करा देगा एफआईआर। ओके, तो उसको जरूरी नहीं अपने नेटिव प्लेस पे जाना, वहीं करा दे जहाँ ऑफेंस हुई है। ओके, अगर बात करें संदेश की, तो सर एफआईआर के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, और एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बहुत ही जरूरी होती है किसी भी केस की शुरुआत के लिए, कि उस केस को एफआईआर के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो अगर आज के विषय के लिए मैं एक संदेश की बात करूं, एज अ 35 इयर्स का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और सब कुछ देखते हुए, सर आप लोगों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, संदेश मेरा ये है कि अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो पहले तो कोशिश यही करें कि अपने घर में उसे बड़े लोगों के साथ बैठ करके सुलझा के साथ उसे सुलझा लें जी। अगर मुमकिन नहीं है तो फिर एफआईआर को करने से पहले बहुत ठंडे दिमाग से सोच लें, वही नाम एफआईआर में दें जो उस ऑफेंस में इन्वॉल्व हो। अदरवाइज ये होगा कि वो लोग थाने जाएंगे, थाने इंचार्ज से कहेंगे मेरा नाम गलत है, इसे निकाल दो। कई कैसे सामने आते हैं, मेरा नाम एफआईआर में गलत आ गया, निकाल दो। अब वो कहता है मैं तो नहीं निकालता, वो नहीं निकालता, तो फिर आप पैसा उसे ऑफर करते हैं। यानी ऑफर करने का मतलब ये करप्शन आप ही शुरू कर रहे हैं। तो इस बात को टालिएगा और वो ही नाम रखिए एफआईआर में जो उस ऑफेंस में इन्वॉल्व हो। दूसरी बात, आप थाने में जाकर के ये बिल्कुल अटेंटिव रहें, देख लें कि जो हमने लिख के दिया है वो ही नोट हुआ है। मतलब आपको क्रॉस चेक भी करना है। हाँ, है। आपको क्रॉस चेक करना है कि वही टाइम, वही घटना सब कुछ दी गई है या नहीं दी गई है। क्या पुलिस वाले उस फाइल को, उस रिपोर्ट को दिखाते हैं हमें? हाँ, वो दिखाएंगे आपको पूरा, और आपका साइन भी कराएंगे, और अगले दिन या नेक्स्ट डे उसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी या वैसे आप ले आइए कॉपी आपको मिलेगी जो कुछ आपने कहा है। और दूसरी बात ये कि एफआईआर के बाद फिर भी अटेंटिव रहें, ये देखें कि चार्जशीट जमा हुई या नहीं हुई, चार्जशीट में उनका नाम है या नहीं है जिनका नाम एफआईआर में लिखाया गया है, या पुलिस ने एक्सक्लूड कर दिया, उस बात का भी पूरा ध्यान, यानी पैरवी पूरी की जाए उसके मुकदमे तक। अब अगर जमानत हो गई तो केस चलेगा, उसकी हर डेट पे जाना ही है, और अगर जमानत नहीं हुई है तो भी, यानी बहुत ही अटेंटिव रहना है इसके लिए एफआईआर कराने के बाद, क्योंकि यही मुकदमे की बुनियाद है। एफआईआर ये एक जड़ है, ये उसकी बुनियाद है, फाउंडेशन है ये मुकदमे की। ये अगर वीक है तो मकान आपका ज्यादा नहीं चलेगा, गिर जाएगा। डेफिनेटली सर, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया आपने। दोस्तों याद रहे, आप सिचुएशन को क्लैरिटी से बताकर ना सिर्फ किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, बल्कि मुजरिमों को पकड़वाने में भी आपकी अहम भूमिका साबित हो सकती है। तो अलर्ट रहें और अवेयर रहें। बाकी बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर जहीरुद्दीन जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर आप किसी के लिए एफआईआर लिखवाने जा रहे हैं तो अपनी तरफ से पूरी पुष्टि कर लें कि आप जो लिखवा रहे हैं क्या वो सही लिखा जा रहा है या नहीं, और अगर उसमें कुछ भी चेंजेस हैं ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट आप उसको बता दें, ताकि आप भी अवेयर रह सके, पुलिस वाले भी रह सके, और जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट लिखवाई जा रही है उनको भी सारी चीजें क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। इतने प्यारे से संदेश के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। डॉक्टर जहीरुद्दीन, रेडियो नारद से आप जुड़े, साथ ही अपने श्रोताओं को फाइलिंग ऑफ एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पर ढेर सारी जानकारी दी और ढेर सारी बातें आपने हमको बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों अभी मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।